धन्यवाद सुमन फर्जी, आपने याद दिला दिया। कल हम बिना रिकॉर्डिंग के ही हमारी क्लास चली गई थी। तो मैं आपको स्लाइड ओपन करता हूँ। मैं एक हम दो चीज़ें आज पढ़ेंगे। एक तो बिल्कुल ही उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इंट्रो क्लास है वो थोड़ा सा हम जल्दी फिनिश कर देंगे। दो स्लाइड आज आपको पढ़नी है। ह्यूमन बॉडी एंड 9 मेजर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ऑफिस होता है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जिनको 9 मेजर सिस्टम्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से लेकर उसके डाइजेशन से लेकर और उसके सिक्रेशन तक जो प्रोसेस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। उसी प्रकार से जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को रिस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। उसी प्रकार से अम, हमारे शरीर के अंदर ब्लड है। ब्लड पूरे शरीर के अंदर परिसंचलन करता है, तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। तो इस प्रकार से 9 सिस्टम है। ये आज हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि पूरे एक एक सिस्टम का हमने डिटेल में बाद में पढ़ना है। तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एक एक मेजर सिस्टम का हम डिटेल में बाद में उनको एक एक पर डे एक एक सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जो यूनिट है, उसको बोला जाता है सेल। तो हम सेल की भी एक क्लास लेंगे कि सेल क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि जो मानव शरीर है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे इस पूरी सृष्टि का सबसे अ, अजूबा चीज है, सरप्राइजिंग थिंग्स है ये। तो ये बना कैसे है? तो सबसे जो छोटी इकाई है उसको सेल बोला जाता है। बहुत सारे एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और फिर एक जैसे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे शरीर में मेजर 9 सिस्टम है। वैसे 9 से ज़्यादा सिस्टम है, बट मेजर 9 है। ठीक है। तो इसमें आपको 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। 37 ट्रिलियंस, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी संख्या होती है 37 ट्रिलियंस। बोलने में कितना आसान लग रहा है ट्रिलियंस, बट आप अगर उसे काउंट करना बैठेंगे तो हमें इतना भी नहीं पता कि 37 के आगे कितने जीरो हमने लगाने हैं। और ये तो सेल है। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं। ठीक है। और 600 प्लस मसल्स हैं। और मेन एक शब्द आता है होम्योस्टेसिस। इसका भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अ, जो फंक्शंस हैं, उनका एक वैल्यू है। उस वैल्यू को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। जस्ट जस्ट लाइक एग्जांपल में, हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37.5 मान के चलिए, या 37 डिग्री मान के चलिए सेल्सियस में। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना कैसे मेंटेन होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक जो अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, यानी पूरी सृष्टि एटम और उसके बाद दो तीन एटम को मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनता है। तो पूरा का पूरा हमारा शरीर भी
एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसा कि हम बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जिसने भी बोला बहुत सटीक और बहुत सही बोला। आदि शंकराचार्य ने ये बोला था आज से कम से कम कई हजार साल पहले। तो ये अपने आप में बहुत एक सटीक बात है कि जो बाहर दिखाई देता वही आपके शरीर में भी है। तो सेलुलर लेवल पर आपके सेल्स होते हैं। टिश्यू लेवल पे कई सारे टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। ऑर्गन लेवल में हार्ट, लंग, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद सिस्टम लेवल में 9 मेजर सिस्टम है। और ऑर्गेनिज्म लेवल में होल ह्यूमन बॉडी जो है हमारी एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव कहलाता है। तो सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया 206 हड्डियां होती हैं। और इसका मेन काम क्या है? हमारे को मोशन देना, यानी कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करना। और साथ में ही जो ब्लड जो प्रोड्यूस होता है वो भी बोन्स के अंदर ही होता है। तो सब हम एक एक करके सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम किस काम आता है? हमारी बोन्स को, हमारे बोन तो एक बॉडी को एक शेप देता है, बट उस बोन को मूवमेंट के लिए, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इस तरीके से मैं कर रहा हूँ या अपनी गर्दन इधर से इधर घुमा रहा हूँ, तो ये अपने आप नहीं हो रहा। ये इसको मसल्स मूव कर रही है। अदरवाइज अगर मसल्स निकाल दिया है तो हमारा जो शरीर है विदाउट मूवेबल हो जाएगा। तो हमारे शरीर में 600 मसल्स है। कई जगह 650 लिखा हुआ है, कई जगह 639 भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमने लिख दिया 600+। तो अगर 650 भी हो गया तो भी और भी। ये सारे के सारे जो हम मेजर सिस्टम में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आप एक एक करके बस इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन पास ओवर हो रही है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो सारा का सारा नर्वस सिस्टम करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका हाथ गरम तवे पे पड़ जाता है। तो जैसे ही तवे पे पड़ता है आपका हाथ हट जाता है। तो अपने आप नहीं हट जाता, बेसिकली एक पूरा सिस्टम है। जैसे ही वहां पर टच होता है आपका एक इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन में, और वहां से एक ऑर्डर आता है कि अपने हाथ को हटाओ। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये सारा काम हो जाता है। और ये सारा काम कैसे होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अंतर्स्रावी तंत्र। अंतर्स्रावी तंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, या स्पेशली जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा बड़ा होता है, तो ये पूरी प्रक्रिया एक एक मतलब ये समझिए कि मिलीग्राम के अंदर कुछ चीजें निकलती हैं हमारे शरीर के अंदर, सिक्रिएट होती हैं। उनको बोला जाता है हार्मोन्स या एंजाइम्स, ठीक है, या जूस। तो ये बहुत माइन्यूट होती हैं, बहुत कम मात्रा में निकलती हैं, पूरे जीवन में बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। लेकिन ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि एक बच्चा कितना बड़ा होगा, बौना रहेगा या जाइंट बनेगा, ये ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम ये इंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम और मिक्स सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियो का मतलब होता है जो दिल संबंधी, हमारे हार्ट से संबंधित जो भी सिस्टम है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें हमारा हार्ट और उसके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो, और ब्लड, ये और उनका आना जाना, पूरी बॉडी के अंदर आना जाना, वो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। या इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हमारा ब्लड वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक लड्डू खाया। लड्डू आपने आपके मुंह में चबाने से लेकर, दांत के हिस्से से लेकर, आपके जीभ की इन्वॉल्वमेंट से लेकर
ग्रास नलिका से होते हुए स्टमक में जाना, वहाँ पे पचना, और उसके बाद आपकी छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए सवेरे जो आप उसको निष्कासित कर आते हो, इस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को कई कई बार इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इसमें हमारे ब्लड की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ब्लड इसी हिस्से में हमारा जो ब्लड है वो क्षमता भी है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो हमारे किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो इसी यूरिनरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं। तो इसको यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है, और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें एक बच्चे का जन्म कैसे होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं आता है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसमें सिर्फ कौन से हार्मोन्स आते हैं और कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर शामिल है, बस इतना ही हम इस पे ध्यान देंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी हमने 9 मेजर सिस्टम पढ़े की बात कर रहे हैं, सारे के सारे आपस में कनेक्टिव है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, बिना एक दूसरे की हेल्प के ये एक पूरा जो हमारा बॉडी जो सिस्टम है वो कोलेप्स हो जाएगा। अगर मान के चलिए डाइजेशन हो रहा है, बट डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होनी है और एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होनी है, अगर आपका डाइजेशन हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो भी किसी काम के नहीं हो। ठीक है, मान लो ये दोनों ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो भी खराब है। मान लो ये तीनों ठीक है, आपका यूरिनरी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो भी खराब है। यानी कि हर सिस्टम का सही होना जरूरी है एक पूरी ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए। ये नहीं कि भाई एक चीज चल रही है तो बाकी सब चीजें ना चले तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को काम करना जरूरी होता है। ये है कि भाई कुछ चीजें अगर कम कर रही हैं, काम कम कर रहे हैं तो भी इंसान का काम चल जाता है, बट काम करना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल में, शरीर के अंदर 2 किडनी होती है, एक किडनी निकाल दी जाए तो फिर भी काम चल जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा किडनी डोनेशन की बहुत खबर आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि किडनी दो होती है, लीवर दो नहीं होता। लीवर में एक ही खासियत होती है कि लीवर अपने आप को ग्रो कर लेता है। अगर उसमें से कुछ हिस्सा काट के दूसरे को डोनेट कर दिया जाए तो जितना हिस्सा काटा गया था वो उतना हिस्सा अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो इसलिए कई बार लीवर ट्रांसप्लांट की भी बात देखी जाती है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। और अब मैं जो दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ वो है हमारे ब्लड की। ब्लड भी एक मेन कंपोनेंट है। आगे वो कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम एक्सक्रीट जो हम रिस्पैट सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वहाँ पे सिर्फ जो हमारा हार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, या उसकी ब्लड वेसल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो उसमें ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स की चर्चा नहीं करेंगे। तो इसलिए आज हम जो हमारी जो पहली क्लास होने जा रही है वो है ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की। तो इसके लिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक मिनी या सेमी सेमी मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, बट आप मेडिकल लाइन में नहीं जा रहे हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जो भी आपकी जानकारी के लिए जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, किसी को सजेशन देने के लिए नहीं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, आप किसी को इस बारे में सजेशन नहीं दे सकते। ये है कि भाई आप अनजान नहीं रहोगे चीज़ों को, तो इसलिए आपको बताया। हाँ, आप बीच में हमारे बहुत सारे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, उनका फील्ड अलग है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो उन लोगों के लिए प्योरली है जो पहली बार वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ब्लड के बारे में या ह्यूमन बॉडी के बारे में जो जानकारी है वो सिर्फ आपके ओवरव्यू है, आपकी नॉलेज के लिए है। तो उसके बेस पर आप किसी का इलाज मत करने लग जाना। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं बंद कर रहा हूँ। अगर किसी को इसकी वो रह गई हो तो बता दिए, सर मैं दूसरी सेकंड स्लाइड करूँगा। सेकंड नंबर। सेकेंड नंबर। ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम जो था उसके रहे।
ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया है। सर सर जी, ठीक है सर। लेट हो गया है, मेरे को एक शुरू का 1 2 3 दे दो। 1 2 3, ये लो। दे एक, दिया, 1 2 3। हाँ हाँ। एक, हम्म, दो, और ये तीन, ठीक है। सर ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ जी। रिप्रोडक्टिव वाला। हाँ जी। हम्म, ठीक है, बंद ओके। कर दूं। ओके, हाँ करो। चलिए, जिसने पूरा कर लिया होगा वो उसमें ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो ढंग से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली ब्लड होता है क्या है, ठीक है। और इसकी ब्लड की आगे भी चर्चा होती जाएगी। जब हम बोन के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भी चर्चा होगी। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी चर्चा होगी। बट उसके कंपोनेंट्स की वहाँ पे कम चर्चा होगी, इसलिए हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है बेसिकली बोन मैरो बनता है। बोन मैरो के अंदर क्या मतलब क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां खोखली होती हैं, और उसके अंदर ही ब्लड पैदा होता है, ठीक है। तो देखने में लगता है कि हड्डियां हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है ब्लड का बनना, वो इसी में होता है। और साथ में, हालांकि साइंस इसको नहीं मानता, लेकिन जो आयुर्वेद वगैरह है वो ये भी मानता है कि जो स्पर्म होता है या जो एग होता है वो भी बोन के या बोन मैरो के थ्रू ही उसका जनरेशन होता है। बट जो मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। बट हमारे आयुर्वेद में आता है ऐसा। तो मैं दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो ब्लड बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। और ये एक तरीके से टिश्यू भी है। हालांकि देखने में ये लिक्विड जैसा है, बट बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपस में किसी चीज़ को जोड़ती हैं उसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब ब्लड कैसे एक दूसरे को जोड़ता है ये समझना थोड़ा सा आपको आश्चर्यजनक लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड है। बट फिर भी इसका नाम ना कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यानी कि चीज़ों को जोड़ रहा है आपस में। तो कैसे जोड़ रहा है, क्योंकि एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन और एक सेल से लेके दूसरे सेल तक पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब जगह ब्लड 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 मिलता है, ठीक है। और कोई चीज मिले चाहे ना मिले, ब्लड जरूर मिलेगा आपको वहां तक। तो हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त होता है, ठीक है। लेडीज में थोड़ा सा कम होता है, मान के चलिए 4.5 लीटर करीब होता है। और जेंट्स में 5 से 5.5 लीटर करीब खून पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए महिलाओं के लिए बोल दिया जाता है कि खून चूस रही है, उनमें खून की कमी होती है तो खून चूसने लग जाती हैं। बोल देते हैं ना, खून मत पी मेरा। तो, तो मुझे लगता है कि कम होता है, इसीलिए इसलिए उनको बोल दिया जाता है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी धरती पे मिलती हैं वो एसिड से बेस की तरफ बढ़ती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें एसिडिक होती हैं और कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। तो उसका एक स्केल होता है 1 to 14 में। तो उसका बेंचमार्क होता है बीच में 7, ठीक है। 7 से पहले एसिडिक होता है और 7 के बाद में बेस होता है, यानी कि अम्ल और क्षार।
हिंदी में अम्ल और क्षार बोलते हैं। तो जो हमारा जो ब्लड है वो 7 से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि 7.5 मान के चलो मोटा मोटा, या 7.35 और 7.45। अमवन 7.4 बोला जाता है इसको, ठीक है ना। 7.4 या 7.5 बोल दिया जाता है। तो ये हल्का सा क्षारीय है, यानी कि बेसिक है ये, एसिडिक नहीं है ये। एसिडिक क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है उसका काम क्या है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फूड फूड होता है, चाहे ऑक्सीजन होता है, पूरे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है। साथ में इसमें रेगुलेशन और प्रोटेक्शन भी शामिल है। रेगुलेशन और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये काम आता है। जैसे हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स इसके थ्रू जब पूरी बॉडी में जाता है तो रेगुलेशन होता है। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है, यानी कि रोगों से लड़ने में, या इम्यूनिटी सिस्टम को, जो हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गई है, तो बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम यही चीज़ होती है, WBC होता है, वही हमारे को प्रोटेक्ट करता है, तो इसी को प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। अब कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जो मेन जो ब्लड है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। तो प्लाज्मा, वहाँ पे कंफ्यूज, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि बॉडी का परसेंटेज है, ये बेसिकली बॉडी का 55% नहीं होता है, ये ब्लड का 55% होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर आएगा तो बॉडी का 55% नहीं है ये, ब्लड का 55% होता है, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो 45% होती है। मेन जो हिस्सा होता है प्लाज्मा होता है, वो 55 होता है, और बाकी में 45 होता है। तो प्लाज्मा जो बेसिकली होता है वो, उसके अंदर 90% से लेके 92% तक वाटर होता है, और बाकी 7 या 8% जो भी है उसके अंदर प्रोटीन और बाकी कुछ अदर मिनरल्स वगैरह जो होते हैं। तो इनके अंदर होता क्या क्या है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें होती हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि इन सब का काम क्या है। प्लेटलेट्स, जब डेंगू हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो शब्द सुनाई देता है वो प्लेटलेट्स होता है, तो हम समझेंगे कि बेसिकली प्लेटलेट्स क्या होता है। अब सबसे पहले हम पूछते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा बेसिकली ये हल्का सा, एक तरीके से हल्का सा पीले रंग का, या स्ट्रॉ पुआल रंग का तरल बोलते हैं, हल्का सा पीला रंग का होता है। बट हमारा रेड, बेसिकली इसका रंग तो दूसरा है, लेकिन हमारा रक्त दिखाई देता है रेड कलर का। तो रेड जो दिखाई देता है वो RBC की वजह से दिखाई देता है, अदरवाइज RBC निकाल दिया जाए तो उसका रंग जो है चेंज हो जाएगा, ब्लड का जो रंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं प्लाज्मा के अंदर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 जो है ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इनका अपना अलग अलग काम होता है, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, या फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है। बट इनका जो मेन जो वो है, ये सारे के सारे हार्मोन्स, और जो हमारी बॉडी को जो 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 सेल्स को प्रोटीन चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है, वो ये सारा का सारा प्लाज्मा के थ्रू ही आगे तक जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल। रेड RBC को याद रखिएगा, RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। अगर कहीं पे एरिथ्रोसाइट बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो RBC की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो इसका मतलब रेड ब्लड सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो रंग है वो लाल रंग का नजर आता है, अदरवाइज वो हल्का सा पीले रंग का नजर आएगा। तो RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है,
एरिथ्रोसाइट्स का क्या मतलब होता है, तो उसके आगे आपने आरबीसी लिखना है, या आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है? तो बेसिकली ये एक तरीके का जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप रोटी, जैसे रोटी आप बनाते हैं, ठीक है ना, आप रोटी बनाइए और जो लोई होती है, लोई को बीच में से दबा दीजिए। ठीक है, लोई को बीच में से दबा दीजिए, तो जो आकार बनेगा वैसा ही कुछ कुछ आकार जो है आरबीसी का होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक टॉफी आती है, मेरे ख्याल से एल्फिनलिबिट। हाँ, पिपरमेंट कुछ टाइप की एक टॉफी आती है, बीच में दबी होती है, एल्फिनलिबिट। और बीच में दबी रहती है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ उसका आकार वैसा ही होता है, मतलब कोई गोल चीज, चपटी गोल चीज को बीच में से और दबा दो तो वैसा आकार इसका बन जाएगा आरबीसी का, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। जब हम सेल पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो संख्या कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर, 4.5 लाख से 5.5 लाख मिलीमीटर क्यूबिक में इसकी संख्या मिलती है, मिलियंस के अंदर, मतलब लाख के अंदर मिलती है इसका। ठीक है, हीमोग्लोबिन युक्त होता है। हीमोग्लोबिन युक्त का क्या मतलब होता है कि बेसिकली हीमो और ग्लोबिन दो चीजों का मिलके बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, तो दो चीजों से मिलके बना होता है। तो जो बेसिकली इसमें भी, आरबीसी में भी जो मेन कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से हमारा आरबीसी के अंदर जो मेन हीमोग्लोबिन वाला जो ये शब्द है, इसकी वजह से वो रेड कलर नजर आता है। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल अपने आप में लाल है, लेकिन वो लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल है। और इसका जीवन कितना दिन का होता है, यानी कि एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है और नया आरबीसी पैदा हो जाता है। तो इसका मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिसंचलन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम ब्लड करता है। ठीक है, ये आरबीसी का काम हुआ। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो कि अभी हमने आरबीसी में पढ़ा था। तो मैंने बताया कि हीम हीम शब्द और ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है, हीम जो होता है आयरन होता है। तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स इन आरबीसी। ठीक है, तो सामान्य पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 से लेकर 16। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर में, इतना हमारे को एक पुरुष के अंदर होना चाहिए, और 12 से लेकर 14 तक वो महिलाओं के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपके एनीमिया, यानी कि जो कमजोरी जिसे बोलते हैं, वो वाली बीमारी यहाँ पर पैदा होती है। तो अ, अब ये इसका मेन कंपोनेंट्स कैसा है, ये ऑक्सीजन के साथ ये आपस में कंपाउंड बनाकर ऑक्सियो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इसकी कमी से आपका एनीमिया, यानी कि जिसे हम पीलिया जैसे कई बार बोल देते हैं, या कमजोरी जिसे हम बोल देते हैं, वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। जो लोग, जिनके शरीर पीला पड़ने लग जाता है ना, वो यहीं पर होता है। क्यों क्यों पीला नजर आने लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा आरबीसी रेड नजर आता है, और आरबीसी की वजह से पूरा शरीर हमारा पूरा ब्लड रेड नजर आता है। और ब्लड की वजह से आपका, जैसे हमारा ये हाथ है, ये रेड रेड क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें ब्लड हमारे को अंदर से दिखाई दे रहा है, इसलिए रेड नजर आ रहा है। हमारे चिक नजर आते हैं जो रेड कलर में, तो वो बेसिकली ब्लड है। हमारी स्किन तो हल्की पीले रंग की है, बट अंदर से जो ब्लड जो दिखाई दे देता है अपने वेसल्स के थ्रू, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लाल नजर आते हैं। अगर वो लाल वाला कंपोनेंट उसमें से हटा दिया जाए तो हमारा शरीर पीला पड़ने लग जाता है, इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल। तो जैसे कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ल्यूकोसाइट बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। तो इसके अंदर
जैसे कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और इस इसकी ये कितना काउंटिंग होना चाहिए हमारे शरीर में, जैसे वो 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होता है, बट इसकी संख्या बहुत कम होती है। ये होता है 4,000 से लेके 10,000 11,000 के बीच में होता है ये। ठीक है। तो इसके और भी कई प्रकार होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल है, बट वाइट ब्लड सेल कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में कितना आ गया, एक तो न्यूट्रोफिल हो गया, यूसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। और दूसरा एक होता है एग्रोनलोसाइट। तो इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये बेसिकली इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? मेन काम होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी कि रक्षा तंत्र बढ़ाना। रक्षा तंत्र किससे? हमारी बीमारियों से। हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए जो सिस्टम बनता है हमारे शरीर के अंदर, वो सिस्टम वाइट ब्लड सेल ही, या ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं, वो तैयार करता है। यानी कि जैसे ही मान लो आपके शरीर में कोई कीटाणु प्रवेश करता है, तो ये जो 4,000 जो सैनिक है, 4,000 से 10,000 के 11,000 जो सैनिक हैं, ये तुरंत उस पर हमला बोलते हैं। ठीक है। और उसको मारने की कोशिश करते हैं। उस बीच में ये भी घायल होते हैं, मरते भी हैं और उसको मारते भी हैं। ये एक अंदर ही बड़ा सिस्टम है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली की, हमारे सिस्टम की ये है। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो मैंने बताया आपको, इसके न्यूट्रोफिल्स है, और ये अलग अलग काम होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है। और जो एसिनोफिल्स है वो पैरासाइट से लड़ाई करता है। ये बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव हैं, जिनका हम बायोलॉजी में ज़्यादा अध्ययन करते हैं। यहाँ तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि बैक्टीरिया क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, या वायरस क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है। हमारे लिए तो सारे एक जैसे ही हैं। बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया, चाहे वायरस हो गया। क्योंकि इनका, अगर बायोलॉजी में अगर डीप स्टडी करेंगे तो इनके बहुत सूक्ष्मता है और बहुत डिफरेंस है। बट देखा जाए तो हमारे लिए एक मोटा मोटा ये सारे एक जैसे ही होते हैं ये। ठीक है। ये हमारे को बीमार कर देते हैं, और उनसे लड़ने के लिए हमारा डब्ल्यूबीसी खड़ा हो जाता है। इतना ही आपने ध्यान रखना है। सर अब क्या आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करना है नामों को? ये इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया, देखो हम बेसिकली हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं अपने बॉडी के बारे में, हम डॉक्टर नहीं बनने जा रहे। ठीक है ना। हम डॉक्टर तो बनने नहीं जा रहे, हमारा मेन काम है योग, योग का। बट इन चीजों का ये टर्मिनोलॉजी हमारे माइंड में रहेगी। तो मान लीजिए कोई आपका मरीज आता है और कहता है जी ये ब्लड, हमारी ब्लड रिपोर्ट है, आप देख लो। ठीक है। आप यूं कहोगे कि मुझे नहीं पता, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आप ये टर्मिनोलॉजी पढ़ के रखोगे, तो आपको उसकी ब्लड रिपोर्ट देखने में या कुछ उसकी बातों को समझने में आसानी रहेगी। खास तौर पे उन बच्चों के लिए, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मेडिकल साइंस होते हैं, या जिन्होंने बायोलॉजी 11th 12th में नहीं पढ़ी होती है। बेसिकली ये जो हिस्सा जो हम पढ़ाते हैं उनके लिए होता है। जैसे हमारे बीच में तो कई डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं, या जिन्होंने नेचुरोपैथी कर रखा है, या होम्योपैथी कर रखा है, या बीएमएस कर रखा है, उनके लिए तो ये बहुत इजी चीज है। बट हमारा ये जो पढ़ाने का पर्पज होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी होती है। ठीक है। तो उनका रिवाइज हो जाता है, और कुछ नई टर्मिनोलॉजी, और या रिवाइज होके उनका माइंड जो है फ्रेश हो जाता है कि भाई बायोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है। तो अगर आपने याद करना कहाँ गया? आप इसके याद कर सकते हैं, ये नाम है। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। मेन है डब्ल्यूसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर ये 5 उसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है। इनके अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है वो बैक्टीरिया से लड़ता है, एसिनोफिल्स है वो पैरासाइट से लड़ता है। ठीक है। और जो बेसोफिल है वो बेसिकली रिलीज करता है हिस्टामाइंस। मतलब बेसिकली ये कुछ हार्मोन्स या जो एंजाइम्स या लड़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो रिलीज करता है।
और जो हमारा लिम्फोसाइट्स है बेसिकली वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है जैसे आपको अभी हमारे को कोरोना काल में जो बेसिकली इंजेक्शन जो लगाए गए थे वो बेसिकली एंटीबॉडी ही थे वो। यानी कोई किसी किसी बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही कोई सिस्टम तैयार कर देना उसको एंटीबॉडी बोला जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से जो मोनोसाइट्स है वो मोनोसाइट जो है वो बेसिकली जो हमारे बैक्टीरिया और ये सब जो चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं उनका उनको वो भी जैसे सेम जो न्यूट्रोफिल है या एसिनोफिल्स है उन्हीं की तरह ये भी रिएक्ट करता है। उनका वो भक्षण करता है। भक्षण मतलब उनको खा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हम सबसे ज्यादा कहाँ सुनते हैं जब किसी को डेंगू हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है बेसिकली जब आपके चोट लग जाती है कहीं से खून बहने लग जाता है आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ब्लड बहना कम हो जाता है और 2-3 घंटे बाद या एक दिन बाद वहां देखते हैं कि काला काला जम जाता है वहां पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना ब्लड को जमने का वो सारा काम प्लेटलेट्स करता है। अगर प्लेटलेट्स ना जमे तो आपका रक्त कहीं पे जरा सा छेद हो जाएगा तो उसी छेद से सारा रक्त आपके पूरी बॉडी का बाहर निकल जाएगा। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है अपने आप में एक अजूबा है। ठीक है। इसको बचाने के क्या क्या तरीके किए गए हैं इनको जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तब समझ में आता है सबको। भगवान को पता था कि जरा सा कहीं पे राह चलते किसी को कांटा चुभ जाएगा और अगर वो छेद बंद नहीं हुआ तो सारा खून बाहर निकल जाएगा। तो खून को जमाने के लिए वहां पर एक सिस्टम खून के अंदर ही बना के रखा हुआ है जिसको बोला जाता है प्लेटलेट्स। तो बाकियों को जैसे दूसरा नाम था वैसे ही इसका थ्रोम्बोसाइट्स नाम होता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसकी जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती है और इसका जो लाइफ स्पान होता है 7 दिन से लेकर 10 दिन तक होता है इसका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो क्लॉटिंग होती है वो हमारा ब्लड जो सेल है वो जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग करता है। कई बार क्लॉटिंग जो है इंटरनल बॉडी में भी आती है उसकी वजह से एक जो आपने सुना होगा हार्ट अटैक होना। तो हार्ट अटैक होने में कई बार ये क्लॉटिंग बड़ा एक नेगेटिव रोल निभाता है। ठीक है। जब मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम तो वहां मुझे याद दिलाना मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे खतरनाक रोल निभाता है वहां पर। अब आते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसे कि आप कभी भी बहुत बार आपने सुना होगा पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो कोई कहता है ए है कोई बी है कोई कहता है ए बी है कोई कहता है ओ है कोई कहता है। अब इसमें भी प्लस माइनस का भी सीन होता है। ठीक है। ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ओ प्लस माइनस। बेसिकली होते क्या है ये सब? तो आ, ये हमारा जो आरबीसी था आरबीसी के अकॉर्डिंग ये हमारे जो ब्लड का ग्रुप है वो डिसाइड होता है। ठीक है। और हमारे जेनेटिकल डिसाइड होता है कि हमारे माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो ग्रुप ए है तो ग्रुप ए के अंदर जो ए एंटीजन जो होता है अ, वो एंटीबॉडी का काम करता है। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर बी एंटीजन का काम करता है। इस प्रकार से जो ए बी होता है वो ए और बी दोनों ही एंटीजन का काम करते हैं। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसको कोई सा भी ब्लड चढ़ा दो वो ले लेगा। लेकिन जैसे ए में ए ही चढ़ेगा बी में बी ही चढ़ेगा। ठीक है ना। ए बी में कोई सा भी चढ़ा दो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे ओ हो चाहे प्लस माइनस कोई सा भी हो चढ़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। उसी प्रकार से जो ओ होता है ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। डोनर का मतलब वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है ना। जैसे ए में ए भी चला जाएगा और ओ भी चला जाएगा। ठीक है ना। और लेकिन
ओ के अंदर जरूरी नहीं है कि ए आए। ठीक है, तो इसलिए ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। जिसका भी ए बी हो जाए उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसको कौन सा ब्लड चढ़ाना है, जो भी मिल जाए वही चढ़ा दो। बाकियों के लिए ध्यान देना पड़ता है। एक होता है आर एच फैक्टर। बेसिकली बेसिकली आर एच फैक्टर होता है क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था रियूसस कुछ करके नाम है। तो उसने एक कंसेप्ट निकाला था कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीजन होता है वो कैसे डिसाइड होगा। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो आर एच फैक्टर होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो उनका जो प्रेगनेंसी के अंदर इसकी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि भाई आरएस फैक्टर जो है वो कम ना हो, क्योंकि उसके बच्चे के प्रजनन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आरएच की इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो न्यू बॉर्न बेबी पे प्रभाव पड़ती है, इसलिए आरएच फैक्टर जो होता है ब्लड के अंदर वो उसका प्रेगनेंसी के समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आरएच फैक्टर कम हो जाएगा तो एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है हीमोलिटिक। ठीक है, वो बेसिकली बच्चों में, न्यू बॉर्न बच्चों में ही होता है। हीमोलिटिक बोलते हैं उसको। किसकी वजह से होता है? आरएच फैक्टर की वजह से, आरएच की कमी की वजह से। फंक्शंस ऑफ ब्लड जो ये इसमें आरएच फैक्टर यहाँ गलत लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है? परिवहन करना। किस चीज़ का परिवहन करना? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, साथ में ही पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं या वेस्ट मटेरियल है, यानी कि लाना और ले जाना, इसी को तो ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है ना। तो ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाके बाहर छोड़ने के लिए दे देना। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, और जब वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हो गए उसका जो वेस्ट है वो वापस लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले कर देना। ठीक है, तो नियमन क्या होता है? नियमन का मतलब रेगुलेशन। क्या क्या रेगुलेट करता है ब्लड? जो हमारा ब्लड, जो हमारे शरीर का ताप है, यानी कि टेम्परेचर है 37 डिग्री जो, या 38 डिग्री जो हम मेंटेन करते हैं, वो होता है। एक पीएच वैल्यू, जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू हो चाहे यूरिन का पीएच वैल्यू हो, उसको रेगुलेट करना भी ब्लड का काम है। और साथ में हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी भी ब्लड की वजह से ही कंट्रोल होता है। ये नहीं कि आपने पानी पी लिया तो आपका पानी का कमी पूरी है, ऐसा नहीं होता। पानी बेसिकली जाएगा कहाँ पे? वो ब्लड में ही जाता है। आपने देखा कि उसका जो 90% हिस्सा है प्लाज्मा का, वो वाटर होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर पानी होने से मतलब नहीं होता। आपके प्रत्येक सेल के अंदर पानी होना जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रत्येक सेल में पानी कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। और वो ब्लड में कौन सा हिस्सा है जो पानी ज्यादा लेके जाता है? वो होता है प्लाज्मा। वो 90% उसमें पानी होता है। तो ब्लड हर एक सेल के अंदर, अब कितने, 37 ट्रिलियंस, 37 ट्रिलियंस के अंदर इतनी छोटी इकाई है सेल, जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उनके अंदर इतना सूक्ष्म काम होता है कि वहाँ पानी जाता है, उसको मेंटेन करना ब्लड का काम है। ये अपने आप में एक जब बायोलॉजी आप पढ़ेंगे या कोई भी साइंस का जो हिस्सा होता है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो अपने आप में माइंड ब्लोइंग होता है, दिमाग की फ्यूज उड़ा देता है। ठीक है, तो सुरक्षा भी करता है हमारी बॉडी के, डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ता है। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स भी सुरक्षा का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर प्लेटलेट नहीं जमेंगे तो हमारे शरीर का सारा रक्त एक मात्र एक छोटे से सुई के छेद से, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि अपना ब्लड शुगर चेक कराने जा रहे हैं, उसी सुई के छेद से पूरा का पूरा ब्लड आपका बाहर निकल जाएगा, अगर वहां पे वो क्लॉट्स नहीं जमेंगे तो। तो रक्त की कमी की वजह से या उसके किसी और डिसफंक्शन की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं? पहली जो बीमारी होती है बोलते हैं उसको एनीमिया, आरबीसी की कमी से। ठीक है, और ल्यूकेमिया किसकी कमी से? डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है जिसको। ठीक है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसको बताया था, थक्का विकार। थक्का विकार मतलब कि जैसे कि
आपने देखा होगा कि जो जो लोग जिनको शुगर की बीमारी होती है उनका उनके घाव बहुत कम भरते हैं। ठीक है। तो वो क्यों ऐसी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जो क्लॉट्स बनने वाली जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। और तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक बीमारी हो जाती है, वो हो जाता है। और पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी अगर अधिक हो जाए, ये भी है। अगर मान लो पुरुषों के अंदर 14 से 17 से ऊपर चला जाए, यानी कि अगर किसी का गलती से 19 20 इस तरीके से आरबीसी हो जाए, तो उसको वो भी एक बीमारी का ही लक्षण है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कि कोई दावा करे कि मेरा 20 हीमोग्लोबिन हो गया, ये भी कोई ठीक चीज़ नहीं होती है। आरबीसी हो गया, वो भी कोई ठीक नहीं है, वो भी अपने आप में बीमारी होती है। चलिए, तो एक अच्छे ब्लड के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा ब्लड पाने के लिए आपको पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था, जिसको हम यौगिक डाइट बोलते हैं या मिताहार बोलते हैं, उस टाइप से आपको खाना खाना है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उस आपके फूड के अंदर आयरन होना चाहिए। अब आयरन का मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे कील मिल जाए और उसी को चबाने लग जाओ, वो नहीं होता। आयरन, बेसिकली आयरन होता है बड़े माइन्यूट फॉर्म में। जैसे कि आपका पालक होता है, आयरन का बहुत रिच सोर्स होता है। ठीक है ना, उसमें आयरन मिलता है। तो पूरी पृथ्वी में कहीं कहीं पे तो खदानें हैं आयरन की, बट पूरी पृथ्वी में आयरन पाया जाता है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी आयरन है, पालक के अंदर आयरन है, लेकिन वो बड़े माइन्यूट में होते हैं, मतलब मिलीग्राम से भी बहुत कम मात्रा में चीजें होती हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, पालक में, खजूर में, गुड़ में। गुड़ का मतलब आप जैसे गन्ने का जूस पी सकते हैं आप उसे, तो उसमें भी आपको आयरन मिलेगा। और दूसरा, गुड़ में आयरन की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो गुड़ बनता है बेसिकली वो लोहे की कढ़ाई में बनता है। तो लोहे की कढ़ाई में वो रिएक्ट करता है, गुड़ का प्रोसेस जो होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा आयरन की मात्रा आ जाती है। उसी प्रकार से आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये भी आपने लेना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। ये समझिए कि आपको पूरे दिन के अंदर 6 से 8 गिलास पूरे पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि पानी पीना अलग चीज़ होता है, लेकिन आपके जो फूड खाते हैं उसके अंदर भी पानी होता है। तो नियमित व्यायाम करना। अब आप योगी बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं तो नियमित कर ही रहे हैं। और धूम्रपान यानी कि अल्कोहल वगैरह से आपने दूर रहना है। साथ में आपने और जैसे विटामिन डी होता है या विटामिन B12 होता है, ये सूरज की रोशनी में बैठने से काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो आपको विटामिन डी वगैरह के लिए जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वो सनलाइट में मिलता है। तो सनलाइट में भी आपको टाइम टू टाइम निकलना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कम वस्त्र हो तो ज़्यादा सूट करेगा, तो आपको घूमना चाहिए या कोई ऐसा टाइम बांधना चाहिए उस वक्त आप आराम से कहीं पे बैठ के धूप सेक सको, गर्मी में भी ठंडियों में भी। ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा तो आपको चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से आपने बचना है। तो ऑक्सीजन चाहिए तो आपको अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा के रखने चाहिए। जैसे कि आपको अ, बेसिल है यानी कि तुलसी है, ये तो हर घर में होना चाहिए। ठीक है ना। आपके चाय में भी काम आता है और ऑक्सीजन बढ़ाने में भी काम आएगा आपका। तो ये आपका निष्कर्ष निकल गया। हमने इसको पढ़ा। मैं आपको दोबारा से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम उस उतने डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत आती है इसको समझने में, हम समझते हैं इस बात को। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये इतना विषय होता है कि कम से कम, जैसे कि मान लीजिए MBBS डॉक्टर पढ़ता है, पूरे 5 साल बायोलॉजी पढ़ता है, फिर भी एक किसी एक पर्टिकुलर किसी एक बीमारी का एक स्पेशलिस्ट बनता है। स्पेशलिस्ट भी नहीं बनता, वो एक पर्टिकुलर बीमारी को हैंडल करता है। ठीक है ना। फिर वो MD बनता है, उसके बाद फिर वो किसी एक पर्टिकुलर किसी का स्पेशलिस्ट बन पाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को इतने कम समय में डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है।
जो आपके एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ाते हैं कि आप एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो उतना ही हम आपको विस्तार में इन चीज़ों को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? स्लाइड मैं बंद कर रहा हूँ, किसी को स्लाइड चाहिए क्या? सर नंबर 1 स्लाइड चाहिए। नंबर 1। हाँ सर। हाँ जी, नंबर 1। कोई और? नहीं सर। ठीक है, बंद करता हूँ मैं इसको। तो जैसे कि हमारे बीच में कहाँ गए? डॉक्टर साहब कहाँ गए आज हमारे? गुड हाँ। इवनिंग सर। गुड हाँ, इवनिंग बगल मैम, वाले गुड बगल इवनिंग। वाले। हाँ जी, राधे राधे। तो आज मैंने आई जैक का आई वियर लिया हुआ है, आई जैक का। सर, बहुत बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप इसमें भी। सर सर आप मुझे सुधीर सिंह भी बोल सकते हैं। मेरे माता साइड में सब सिंह है, मेरे पिताजी साइड में सब पांडे हैं, मेरी माता जी की तरफ सभी सिंह है। मेरी माँ का नाम विमल सिंह है। यू कैन कॉल मी सुधीर सिंह ऑल्सो। अच्छा अच्छा। आप भी जी सुधीर सर। सिंह जी, तो ये पांडे जी कैसे बन गए आप? सर मेरे पापा साइड सभी पांडे हैं। अच्छा, पापा साइड पांडे हैं और मम्मी साइड सिंह है। ठीक है, ऐसा कुछ है। चश्मा लगा के आप ही सिंह लगते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सर हाँ, हाँ। ठीक है जरूर ठीक है। सर। बाकी बात वॉइस करते ये ये गाने। चश्मा ये चश्मा 24 तारीख को लेके आओ। आप हर लोगे, एक को आपको देने। पसंद आए ये आईजैक? हाँ, हम्म। और उसके ठीक। ऊपर आइए लिखने सर, का। मिला जाएगा वहाँ। हाँ वो क्या बोलते हैं हिंदी में? वो गिफ्ट देते हैं ना, उसको ऐसा लिख के लाएगा। राइट सर, राइट। हम लोग सीक्रेट सैंटा खेलेंगे। हम्म। चलिए ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल कल मिलते हैं। और टाइम तो ज़्यादा हो गया है। एक्चुअल में टाइम इसलिए ज़्यादा हो गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि ढोल बजना बंद हो जाए फिर स्टार्ट करूँगा, तो मुझे लगा कि अब ढोल बजना बंद नहीं होगा, तो इसलिए मैंने जगह चेंज करी, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया।